विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। यदि आपका बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर मेजर सब्जेक्ट बॉटनी है यानी वनस्पति शास्त्र यानी कि वनस्पति विज्ञान, तो उस वनस्पति शास्त्र और वनस्पति विज्ञान का जो पहला पेपर मेजर बॉटनी मेजर का पहला पेपर जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ बॉटनी यानी आधारभूत वनस्पति विज्ञान शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम आप तक लेकर आए। अ कलेक्शन ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट यानी मध्य प्रदेश के कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आगे चलते हैं और जो आपका बॉटनी मेजर का जो पेपर फर्स्ट है बीएससी फर्स्ट ईयर का, उसमें कुल मिलाकर 5 यूनिट दी हुई है और उन 5 यूनिट के बैक टू बैक हम प्रश्न लेकर आए। आई होप इन प्रश्नों को आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, जिससे आपकी एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा अच्छे से कंप्लीट होगी। तो विद्यार्थियों चलते हैं आगे, देर ना करते हुए हम लोग बात करते हैं यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है प्लांट्स इन भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा में पौधे, ये पहला चैप्टर आपका पहला यूनिट है। इसमें पहला प्रश्न जो आपको पढ़ना होगा वो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान प्राचीन ग्रंथों के आधार पर वनस्पति विज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉटनी बेस्ड ऑन द मॉडर्न पर्सपेक्टिव एंड एंसेंट्स इंडियन टेक्स्ट। दूसरा प्रश्न जो आपको पढ़ना होगा वो है मानव सभ्यता के विकास में वनस्पति विज्ञान की अवधारणा महत्व पर प्रकाश डाले। हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बॉटनी इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस। तीसरा प्रश्न आपको पढ़ना होगा भारत में वनस्पति विज्ञान की जड़ें प्राग ऐतिहासिक काल से ही गहरी है, इस कथन की पुष्टि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल के साक्ष्यों के आधार पर कीजिए। बॉटनी इन इंडियन हैज डीप रूट्स इन द Prestrops times supports this statement with the evidence from the Indus Valley civilization and the Vedic period। चौथा प्रश्न है कि प्राचीन भारत में पौधों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता था। हाउ वेर प्लांट क्लासिफाइड इन एसेंट्स इंडियन। वृक्ष, गुल्म, लता और औषधि जैसे वर्गों का संक्षिप्त विवरण दे। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैटेगरी सच एज अ ट्री, श्रब्स, क्रिप्स एंड द मेडिसिन्स। पांचवा प्रश्न है ऋग्वेद और अथर्ववेद में वर्णित औषधीय पौधों के महत्व पर चर्चा करें। अथर्ववेद को आयुर्वेदिक का आधार क्यों माना जाता है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेदा एंड द अथर्ववेदा। व्हाई इज द अथर्ववेदा कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ आयुर्वेदा। छठा प्रश्न आपको पढ़ना होगा रामायण और पुराणों में वर्णित प्रमुख वन जैसे दंडकारण्य, पंचवटी और उनमें पाए जाने वाली विशिष्ट वृक्षों का सांस्कृतिक महत्व आपको समझाना होगा। तो दिया हुआ एक्सप्लेन द कल्चरल एंड साइंटिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ द मेजर फॉरेस्ट डिस्क्राइब्ड इन द रामायण एंड द पुराण सच इज द दंडकारण्य, पंचवटी एंड द स्पेसिफिक ट्री फाउंड इन देम। सातवां प्रश्न आपके लिए लेकर आए पहली यूनिट का, उपनिषद में वर्णित अक्षवत्व यानी पीपल के आध्यात्मिक और पारिस्थितिक महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्पिरिचुअल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द पीपल ट्री डिस्क्राइब्ड इन द उपनिषदा। आठवां प्रश्न है महर्षि पराशर द्वारा रचित वृक्ष आयुर्वेद को पादप विज्ञान का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ क्यों माना जाता है। Why is the Vriksha Ayurvedic written by the Maharshi Parashar considered the first systematic treatise on plant science? Explain the classification of the internal and external part of the plant described in it। इसमें वर्णित पौधों के आंतरिक और बाह्य अंगों का वर्गीकरण समझाइए। नौवां प्रश्न है आचार्य चरक और सुश्रुत के अनुसार औषधीय पौधों का वर्गीकरण और उनके उपयोग की विधि पर एक विस्तृत लेख लिखिए। Write the detailed article in the classification of medicinal plant and their method of use according to Ayurveda, चरक, आचार्य चरक एंड सुश्रुत। 10वां है प्रश्न ऋषि सूरपाल द्वारा वर्णित पौधों के रोगों के उपचार और वृक्ष चिकित्सा की अवधारणा को स्पष्ट करें।
explain the concept of tree therapy and the treatment of plant disease described by the सैग सुरपाल। 11वां प्रश्न है, आचार्य कोटिल के अर्थशास्त्र में वन प्रबंधन यानी फॉरेस्ट मैनेजमेंट और कृषि प्रशासन के लिए क्या निर्देश दिए गए थे? What guidelines for forest management and agriculture administration are given in the आचार्य कौटिल्य यानी कि अर्थशास्त्र। भारतीय परंपरा पारंपरिक भोजन पद्धति में षडश यानी छह स्वाद और ऋतुओं के अनुसार भोजन के चयन के पीछे छिपे वैज्ञानिक आधार के बारे में बात हमें करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय परंपरा में जो हम भोजन करते हैं उसमें कुछ महीनों में कुछ भोजन वर्जित रहते हैं और कुछ महीनों में कुछ भोजन किए जाते हैं। उसके बेसिस पर आपको एक उत्तर लिखना है। आपके क्षेत्र में प्रचलित किन्हीं 5 लोक चिकित्सा पद्धतियों और उनमें प्रयुक्त होने वाले पौधे जैसे तुलसी, नीम, हल्दी आदि का आपको डिस्क्रिप्शन देना है यानी विवरण देना है। 14वां प्रश्न है, रसोई घर एक औषधालय है। क्या शानदार लाइन है, द किचन इज अ फार्मेसी। इस कथन की व्याख्या भारतीय मसालों के औषधि गुणों के रेफरेंस में आपको करना होगी। 15वां प्रश्न है, अपने क्षेत्र में ऐसे पौधों की पहचान कीजिए जिनका उपयोग स्थानीय लोक परंपरा या धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। उनके वैज्ञानिक और स्थानीय नामों की आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करना होगी। 16वां प्रश्न है, भारतीय वनस्पति शास्त्र में सुरपाल द्वारा रचित ग्रंथ वृक्ष आयुर्वेदिक के महत्व को आपको समझाना होगा। 17वां प्रश्न है, किसी एक विशिष्ट ऋषि जैसे पराशर, चरक के योगदान पर भी एक आपको रिपोर्ट तैयार करना होगी। स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण में पवित्र उपवन की भूमिका भी आपको बताना होगी। 19वां प्रश्न, वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? व्हाट इज बॉटनी एंड व्हाट फील्ड इज बॉटनी यूज्ड? 20वां प्रश्न, वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? ठीक है, सॉरी 21वां प्रश्न, भारत में वनस्पति विज्ञान का इतिहास पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट द हिस्ट्री ऑफ बॉटनी इन इंडिया। आगे बात करते हैं ऋग्वेद अथर्ववेद के वनस्पति संबंधी उपधारण। ये प्रश्न ऊपर आ चुका है, तो ये आपको प्रश्न आपको इतने क्वेश्चन इसके अंदर पढ़ना होंगे। एक और आपको छोटे छोटे नोट तैयार करना होंगे पराशर, चरक, शुश्रुत, सुरपाल और कौटिल्य के ऊपर, जिनका बॉटनी में क्या क्या योगदान है। एक और अच्छा सा प्रश्न है, वृक्ष आयुर्वेदिक के बारे में भी आपको एक डिटेल नोट तैयार करना होगा, पढ़ना होगा, क्योंकि वृक्ष आयुर्वेदिक से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद भारतीय पारंपरिक भोजन में पौधों के महत्व को भी आपको समझाना होगा कि हमारा जो खाना होता है डेली का, हम जो खाना खाते हैं उसमें हमारे पौधों के क्या महत्व है। तो कुल मिलाकर इतने ये लगभग 20-22 प्रश्न है। यहाँ पर जो 27 प्रश्न मैंने आप लोगों को लिखा है, तो कुछ प्रश्न रिपीट है, तो 20-22 प्रश्न है, इनको अच्छे से आपको करना होगा। यूनिट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसका नाम है मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। पादप आकारी की पौधों की बाह्य संरचना के बारे में हमें पढ़ना होगा और इसमें कुछ प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। तो हम आगे यहां पर आगे की तरफ एक सुकाय यानी थैलस और विभेदित पादप शरीर यानी डिफरेंटेड प्लांट बॉडी के बीच में मुख्य अंतर आपको पढ़ना होगा, याद करना होगा। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द थैलस एंड अ डिफरेंटेड प्लांट बॉडी? दूसरा प्रश्न है, उदाहरण से स्पष्ट करें कि किन पादप समूह में थैलस संरचना पाई जाती है। एक्सप्लेन द एग्जांपल व्हिच प्लांट ग्रुप्स हैव द थैलस स्ट्रक्चर। तीसरा प्रश्न है, उच्च श्रेणी के पादप में जड़, तना और पत्ती के विकास के महत्व पर चर्चा करें। डिस्कस द इंपॉर्टेंट ऑफ रूट, स्टीम एंड लीफ डेवलपमेंट द हायर प्लांट्स। आगे दिया है, संरचनात्मक विकास उन्हें स्थलीय जीवन के प्रति कैसे अनुकूलित बनाता है। हाउ डज दिस स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अडॉप्ट देम द उसकी जो लाइफ है। चौथा प्रश्न है, मूसला तंत्र, जड़ तंत्र यानी टेप रूट सिस्टम और अपस्थानिक जड़ तंत्र यानी एडवेंटिनियस रूट सिस्टम के बीच में आपको डिफरेंस पढ़ना होगा। जड़ें केवल जल अवशोषण के लिए नहीं होती है। रूट्स आर नॉट ओनली फॉर वाटर एब्सॉर्प्शन। इस कथन की पुष्टि जड़ों के विभिन्न रूपांतरण जैसे भोजन संचय, श्वसन और सहारा प्रदान करने के उदाहरण देते हुए करें। छठा प्रश्न, तने के प्रमुख अभिलक्षण का वर्णन करें। एक भूमिगत तना और एक जड़ के बीच में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सातवां प्रश्न, तने के वायवी यानी एरियल और अर्धवायवी सब एरियल रूपांतरणों का विस्तृत वर्णन करें। अगला प्रश्न, एक प्रारूपिक पत्ती के विभिन्न भागों जैसे पर्णधार, वर्णावृंत और पर्णफलक का सचित्र वर्णन करें।
9वां प्रश्न है पत्तियों के रूपांतरण पर एक लेख लिखे जिनमें कीटभक्षी पौधों की पत्तियों में ज़ेरिडोफाइट्स यानी मरुद्भिदी पौधों के कांटों का विशेष उल्लेख हो। 10वां प्रश्न पुष्प क्रम से आप क्या समझते हो। अच्छा प्रश्न है, याद करिएगा। असीमाक्षी और ससीमाक्षी पुष्प क्रम के बीच में डिफरेंस आपको याद करना होगा। एक प्रारूपिक पुष्प के 4 चक्रों का वर्णन करने, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प में भी डिफरेंस आपको बनाना होगा। परफेक्ट फ्लावर और इम्परफेक्ट फ्लावर के बीच में डिफरेंस। 13वां प्रश्न है फल के विभिन्न प्रकार जैसे सरल, पुंज और संग्रथित फल की परिभाषा लिखें। जैसे दिया हुआ सिंपल, एग्रीगेट्स एंड द कंपाउंड फ्रूट्स। एक बीज की संरचना का वर्णन करते हुए भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म के महत्व को समझाइए। 15वां प्रश्न है अपनी फील्ड विजिट के दौरान अपने कौन कौन से विशेष प्रकार के पर्ण विन्यास देखें कि इन 3 का आपको डिस्क्रिप्शन करना है। और आखिरी प्रश्न है अलग अलग पौधों में पुष्पों के रंगों और सुगंध की विविधता का परागकण की प्रक्रिया से क्या संबंध है। बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की जिसमें हम पढ़ेंगे एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। एनाटॉमी पादप शरीर रचना विज्ञान के बारे में, इकाई 3 यूनिट 3। पहला प्रश्न है एक प्रारूपिक पादप कोशिका की संरचना का सचित्र वर्णन करें। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल प्लांट सेल विद अ डायग्राम। हम आगे चलते और आपको ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, याद करना होगा जो मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूं। प्लांट सेल का डायग्राम डिटेल में दिया हुआ है यहां पर, तो आप इसको बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में आपको डिफरेंस याद करना होगा। एक्सप्लेन द मेन डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। नेक्स्ट सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत क्या है, व्हाट इज द सेल थ्योरी। आधुनिक संदर्भ में इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदुओं और इसके अपवाद पर चर्चा करें। अगला है पादप कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की रासायनिक संरचना और इसके विभिन्न स्तरों यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक और मध्य पटलिका के कार्यों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लांट सेल वॉल एंड द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट लेयर्स। अगला दिया हुआ यहां पर विभोज्योतिक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक्स टिश्यूज किसे कहते हैं, स्थिति के आधार पर इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला सरल ऊतक और जटिल ऊतक के बीच में संरचनात्मक और कार्यात्मक अंतर लिखिए, मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंस आपको लिखना होगा। 7वां जाइलम के विभिन्न घटकों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट ऑफ जाइलम एंड एक्सप्लेन हाउ इट्स हेल्प इन वाटर कंडक्शंस, और समझाइए कि यह जल संवहन में कैसे कार्य करता है। अगला मोनोकोट और डाइकोट यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़ों की आंतरिक संरचना की डिफरेंस करना है, तुलना करना है, और उनका वस्कुलर बंडल्स की व्यवस्था में भी आपको डिफरेंस बनाना है। तो ये हमने बना रखा है यहां पर मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट्स का स्ट्रक्चर बोर्ड पे आपको बता रखा है, इसको आपको बनाना है और उसका डिस्क्रिप्शन आपको तैयार करना होगा। चलते आगे। जड़ के कैस्पेरियम पट्टी कहां पाई जाती है, इसका जल के मार्ग में नियमन में क्या महत्व है। What are the casperine strips found in the root? What is their importance in regulations water flow? 10वां प्रश्न है डाइकोट स्टेम यानी द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र आपको बनाना होगा। अगला एक बीजपत्री तने में संवहन बंडलों की बिखरी हुई व्यवस्था को समझाइए, द्विबीजपत्री तने से किस प्रकार डिफरेंस है। तो देखो ट्रांसपोर्ट टिश्यू इन वेस्कुलर प्लांट्स हमने यहां पर बना रखा है, ये डायग्राम आपको बनाना होगा और इसका डिस्क्रिप्शन आपको तैयार करना होगा। 12वां प्रश्न है तने में द्वितीय वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ की प्रक्रिया को समझाना है और एनुअल रिंग का निर्माण उसके अंदर कैसे होता है, जिससे उस पौधे की हम एज पता कर सकते हैं, उम्र पता कर सकते हैं। अगला एक पृष्ठधारी पत्ती की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करें, इसमें खंभ ऊतक और स्पंजी ऊतक के महत्व को बताएं। अगला द्विपार्श्विक पत्ती और पृष्ठधारी पत्ती के बीच में आपको शारीरिक अंतर को स्पष्ट करना है।
15वां प्रश्न, स्टोमेटा की संरचना और उनके खुलने और बंद होने की क्रियाविधि का संक्षिप्त में वर्णन करना है। बात करते हैं यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है जनरल आइडिया ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी यानी पादप कार्यकी का सामान्य परिचय। इसका पहला प्रश्न है, जल एक सार्वभौमिक विलायक है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, जल के उन भौतिक गुणों का वर्णन करें जो इसे पौधों के लिए अनिवार्य बताते हैं। डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट मेक इट एसेंशियल फॉर प्लांट्स। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। पादप कोशिका में अंतःशोषण है ना, इम्बिडिशन की प्रक्रिया बीजों के अंकुरण में किस प्रकार सहायक होती है। पांचवा प्रश्न है, वाटर पोटेंशियल यानी जल विभव क्या है। इसके विभिन्न कंपोनेंट मैट्रिक्स पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल और सॉल्वेंट पोटेंशियल का डिस्क्रिप्शन करना है। अगला, वाष्पोत्सर्जन को एक आवश्यक बुराई क्यों कहा जाता है। उन बाह्य और आंतरिक कारकों पर चर्चा करें जो वाष्पोत्सर्जन की रेट को अफेक्ट करते हैं। अगला, स्टोमेटा यानी रंध्रों के खुलने और बंद होने की पोटेशियम आयन एक्सचेंज की मैकेनिज्म को आपको विथ डायग्राम समझाना होगा। अगला, पौधे में होने वाली विभिन्न गतियां और उनके उदाहरण आपको समझाने होंगे। अगला, रसारोहण एसेंट्स ऑफ सेफ के लिए उत्तरदायी वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और ससंजन असंजनवाद की विस्तृत व्याख्या करना होगी। अगला, फ्लोएम में विलय के परिवहन के लिए सामूहिक प्रवाह परिकल्पना को समझाइए। जाइलम और फ्लोएम परिवहन में मुख्य डिफरेंस आपको लिखना होगा, पढ़ना होगा। 12वां प्रश्न है यूनिट नंबर 4 का, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बीच में आपको डिफरेंस करना होगा और क्लोरोप्लास्ट में ये रिएक्शन कहां पर कंप्लीट होती है। 13वां प्रश्न, C3 और C4 चक्र में अंतर स्पष्ट कीजिए आप लोग। अगला 14वां प्रश्न, C4 पौधे शुष्क जलवायु में अधिक कुशल क्यों माने जाते हैं। Why are C4 plant considered more efficient in a dry climate। 15वां प्रश्न, कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरणों का वर्णन करें, इसे EMP पथ क्यों कहा जाता है। अगला 16वां प्रश्न, प्रकाश शोषण क्या है, यह पौधों के लिए हानिकारक क्यों माना जाता है। 17वां प्रश्न, ऑक्सी श्वसन यानी एरोबिक्स और अनॉक्सिक सक्शन एंड्रोबिक्स के बीच में आपको डिफरेंस करना होगा। क्रेब्स साइकिल के दौरान एटीपी उत्पादन के महत्व को भी समझाइए। अगला, श्वसन गुणांक यानी रेस्पिरेशन क्वांटिटी से आप क्या समझते हो। 20वां प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के लिए श्वसन गुणांक के मापांक को निर्धारित कीजिए। यदि एक पादप कोशिका में अति परासरी यानी हाइपरटोनिक विलयन में रखा जाए तो क्या चेंज होगा। लास्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 का, वो है प्लाज्मोलिसिस की प्रक्रिया का वर्णन करें, जीव द्रव्य कुंचन को समझाइए। यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है प्लांट रिप्रोडक्शन ग्रोथ एंड प्रोपोगेशंस, पादप प्रजनन विकास और उसका प्रसार। आखिरी यूनिट है मेजर बॉटनी की, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। पहला प्रश्न, पादप प्रवर्धन की प्राकृतिक और कृत्रिम विधियों के बीच में आपको डिफरेंस लिखना। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल आर्टिफिशियल मेथड ऑफ द प्लांट प्रोपोगेशंस। अगला है व्यावसायिक स्तर पर कलम लगाना यानी कटिंग और ग्राफ्टिंग के महत्व को समझाना है आपको। सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपोगेशंस या उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर क्या है। चौथा प्रश्न, आधुनिक कृषि में सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन इस तकनीक के लाभ और सीमाओं को आपको समझाना होगा। 15वां प्रश्न, पादपों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन करें, ये लैंगिक जनन से यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे अलग है। नेक्स्ट, आवृत्ति बीज यानी एंजियोस्पर्म, पौधे में द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को आपको समझाना होगा। 7वां प्रश्न, निषेचन के पश्चात ओव्यूल यानी बीजांड और अंडाशय ओवरी में क्या परिवर्तन होते हैं।
8वां प्रश्न, पादप कृषि को प्रभावित करने वाले प्रमुख हार्मोन जैसे ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोसिन के कार्यों का वर्णन करें। उसके बाद 9वां प्रश्न, एलिसिटर क्या है? पादप रक्षा तंत्र और द्वितीयक चयापचय यानी सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के उत्पादन में इनकी भूमिका को स्पष्ट करें। नेक्स्ट, फोटो पेरिडिज्म यानी दीप्तिकालिता और बसंतीकरण पौधों के विकास को कैसे कंट्रोल्ड करते हैं। उसके बाद गेमेटोफाइट यानी युग्मोद्भिदी और स्पोरोफाइट्स यानी बीजाणुधुदी अवस्थाओं के बीच में आपको स्ट्रक्चरल और उसका फंक्शनल डिफरेंस आपको बताना होगा। अगला 12वां प्रश्न, मांस और फर्न के उदाहरणों के माध्यम से समझाइए कि विकास के क्रम में बीजाणुधुदी अवस्था किस प्रभाव डोमिनेंट होती है। ठीक है ना? तो ये देखिए, यूजिंग द एग्जांपल ऑफ द मास एंड द फर्न एक्सप्लेन हाउ द स्पोरोफाइट स्टेज बिकॉज डोमिनेंट ड्यूरिंग द इवोल्यूशन। तो हमने यहां पर ये डायग्राम बता रखा है, इस डायग्राम से आप इस स्टेज को समझा सकते हैं इस प्रश्न को। अगला प्रश्न, पीढ़ी एकांतरण जनरेशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस को डिफाइन करना, परिभाषित करना। पादप जगत के विभिन्न समूह शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में पाए जाने वाले पीढ़ी एकांतरण के प्रकारों का वर्णन करें। 14वां प्रश्न, अगुणित और द्विगुणित जीवन चक्र का तुलनात्मक अध्ययन करें। अपने क्षेत्र का अध्ययन करें के आधार पर विभिन्न बीजों के प्रसार की विधियों को उदाहरण से समझाइए। बीजों के अंकुरण के दौरान होने वाली भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का विस्तृत विवरण दें। अगला, अधोभूमिक और उपरभूमिक अंकुरण में क्या डिफरेंस है। 18वां, किसी एक विशिष्ट पौधे के प्रसार की तकनीक का अनुरेखण जैसे पत्थर चट्टा का पर्णकालिकाओं का वर्णन करना है। तो विद्यार्थियों, ये हम जो डिस्कस कर रहे थे, ये अभी हमने बात की मेजर बॉटनी के पहले पेपर का। हमने कुछ प्रश्न आप तक लेकर आए। ये प्रश्न आपकी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, तो इन प्रश्नों को आप डिस्कस कीजिए, पढ़िए, समझिए और आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कीजिए। वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस समय एक मोटिवेशन मिलता है और उसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ में, नए लेक्चर के साथ में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।